गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे जो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा पहला जो टर्म है वो है क्लीशे। बेसिकली क्लीशे का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी टर्म, ऐसा वर्ड होता है जो कि हम जनरली यूज़ करते रहते हैं और ये इतनी बार रिपीट हो जाता है कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे वाला बोलना क्या चाह रहा होगा। तो ये क्लीशे जो है वो हम एक स्टेटमेंट के लिए बोल सकते हैं, या फिर कोई आइडिया हो सकता है कि हम उस आइडिया के लिए बोल रहे हों, या फिर हो सकता है जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी में हमें पहले ही पता चल जाता है कि अब आगे क्या हो सकता है, इसमें पहले ही हम प्रिडिक्ट लगा लेते हैं। तो उसी को हम क्लीशे कहते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। तो इसको पढ़ के देखते हैं। द टर्म क्लीशे रेफर्स टू एन ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन। की ओवर यूज्ड मतलब किसी भी चीज़ का हमने ओवर यूज़ कर लिया है, किसी एक्सप्रेशन का, आइडिया का या थीम का, दैट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनलिटी और इम्पैक्ट ड्यू टू एक्सेसिव रिपीटेशन। कि इतनी ज़्यादा एक्सेसिव रिपीटेशन की है उस वर्ड की कि हमने उसकी ओरिजिनलिटी और उसका इम्पैक्ट ही खो डाला है। जैसे हम हिंदी में इसको ऐसे बोल देते हैं ना कि वही घिसी पिटी सी बातें करते रहते हैं, तो इसी चीज़ को ही हम इंग्लिश में क्लीशे बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपने बहुत सुना होगा कि जंग और प्यार में सब जायज़ होता है। तो ये क्या है कि एक क्लीशे स्टेटमेंट है जो कि बहुत पहले से और बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है कि हम पहले ही बता सकते हैं कि भाई सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, किस मतलब के लिए बोलना चाह रहा है। तो इसी को हम क्लीशे कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द रोमांटिक सब प्लॉट वॉज फील्ड विद क्लीशे दैट मेड द स्टोरी प्रिडिक्टेबल। कि जो रोमांटिक सब प्लॉट होता है, ठीक है, रोमांटिक स्टोरीज़ जो होती हैं उनमें उनके प्लॉट में मतलब इतना क्लीशे यूज़ किया गया है कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में हम कोई भूत की स्टोरी देखते हैं, या फिर भूत का कोई सीरियल देखते हैं, कोई भूत का मूवी देखते हैं, तो उसमें पहले क्या है ना कि एक सस्पेंस सा रहता है कि भूत आएगा, ऐसे कोई एक माहौल बनाया जाता है। लेकिन हमें पहले ही पता रहता है कि क्या है ना, अचानक से उसकी एंट्री हो जाएगी और वो डरा देगा। तो ये चीज़ ही क्या कहलाती है, क्लीशे कहलाती है कि हमें पता रहता है कि हाँ अब भूत की एंट्री हो जाएगी या फिर किसी की एंट्री होएगी। हीरो की एंट्री होती है तो कैसे एंट्री होती है, तो हमें क्या है पहले ही प्रिडिक्ट हो जाता है कि कोई चीज़ होएगी तो कैसे होएगी। अगर आपने कभी थ्री इडियट मूवी देखी हो तो उसमें वो जो टीचर होता है जो दोनों हाथ से लिख लेता है, तो उसमें भी क्या होता है ना कि वो सुबह का जो भाषण देता है अपना, तो वो इतनी बार उस चीज़ को रिपीट करता है कि सब लोगों को क्या है वो याद हो रखा था। तो सब लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो आगे बोलना क्या चाह रहा है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, क्लीशे कहलाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है यूजिंग द क्लीशे ऑफ हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फेरी टेल्स हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन। तो ये क्लीशे है, कौन सा, हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो ये जो इसका स्टेटमेंट का मतलब हो जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब हो जाता है कि हमेशा खुश रहो, सदा खुश रहो। तो ये किसी भी फेरी टेल्स के एंडिंग में ये स्टेटमेंट बोली जाती है वो क्या है, क्लीशे हो चुकी है। क्लीशे है कि मतलब ये काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है और ये बहुत कॉमन हो चुका है इस चीज़ को यूज़ करना। नेक्स्ट टर्म है हमारी बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो बोली जा रही है वो इतनी बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही है या इतना अलंकृत करके बोली जा रही है कि वो अपना रियल मतलब ही खो देती है। पढ़ के देखते हैं कि इट रेफर टू स्पीच और राइटिंग दैट इज पोम्पस और इन्फ्लेटेड often with little meaning और substance। तो इसमें क्या है कि किसी स्पीच या राइटिंग में हम जो पोम्पस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसको हम इतना यूज़ कर लेते हैं कि उसका जो मतलब हो जाता है बहुत तुच्छ सा रह जाता है। हिंदी में देखो, जब कोई व्यक्ति या लेखक ज़रूरत से ज़्यादा अलंकारिक भाषा का उपयोग करता है
ताकि बात को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या महत्वपूर्ण दिखाया जा सके, लेकिन अंततः इसका कोई ठोस महत्व नहीं होता। तो मतलब कि ये देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि वो बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वो बोल देंगे कि मेरे पापा इतने बहादुर हैं कि वो अपने हाथों से एक हाथ से बाइक उठा लेंगे, ऐसे घुमा देंगे, फेंक देंगे। तो मतलब कोई भी बात इतनी बनावटी बोलना कि मतलब वो उसकी सच्चाई रह ही नहीं जाती। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बोमबास्ट, कि बोमबास्ट लैंग्वेज यूज़ करना, बोमबास्ट टर्म यूज़ करना कि इतने बढ़ा चढ़ा के वो बात बोल दी कि उसमें सच्चाई ही नहीं रही। एग्जाम्पल के लिए, आई शैल चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस नेशन, रीबिल्ड every broken home and bring a golden age of prosperity like never before। तो जैसे अपन कोई नेता का स्टेटमेंट देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने कार्य में, अपने जो टेन्योर आएगा तो उसमें ये करूँगा वो करूँगा। तो वैसे ही ये स्टेटमेंट है कि आई शैल चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस नेशन, की मैं क्या कर दूँगा कि डेस्टिनी चेंज कर दूँगा इस नेशन की। रीबिल्ड एवरी ब्रोकन होम, सारे टूटे हुए घर बनवा दूँगा, है मतलब एक गोल्डन एज लेकर आऊँगा जो कि कभी किसी ने देखी नहीं होगी। मतलब इतनी बड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो कि कभी जो कभी सच हो ही नहीं सकती है। मतलब इतना झूठ दिखाया जाता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल, हर ब्यूटी वॉज लाइक द शाइनिंग सन illuminating every corner of the universe with a radiance that could blind even the gods। ठीक है, तो मतलब किसी की ब्यूटी को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है कि उसकी जो ब्यूटी है वो कैसी है, लाइक द शाइनिंग सन, कि जिस तरीके से सूरज चमकता है, इतना तेज चमकता है, तो उसकी ब्यूटी भी इतनी तेज है। इल्यूमिनेटिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि सभी को प्रकाशित कर रही है, पूरे यूनिवर्स को प्रकाशित कर रही है। विद रेडियंस दैट कुड ब्लाइंड इवन द गॉड, मतलब वो भगवान को भी ब्लाइंड कर सकती है। तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब इतना बड़ा चढ़ा के बोला गया है इस स्टेटमेंट के अंदर जो कि सच हो ही नहीं सकता। तो ये मतलब ब्यूटी को ग्लोरीफाई करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इतना बढ़ा के कि मतलब वो बात सच्ची ही ना लगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम द स्टॉर्म दैट विल वॉश अवे द सिन ऑफ दिस करप्ट वर्ल्ड, कि मतलब मैं वो तूफान हूँ जो कि क्या कर देगा, इस धरती के सारे पापों को धो देगा, है ना। तो मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि मतलब अपने आप को इतना बड़ा अधिकारी समझ लिए कि मेरे अंदर तो वो ताकत है, मैं वो तूफान हूँ जो कि इस धरती को समेट दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब सारी की सारी बनावटी बातें। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है फेब। फेब क्या होती है कि ये हम जानवरों की कोई स्टोरी को यूज़ में लेते हैं ताकि हम कोई उससे मोरल स्टोरी बना सकें। देखिए, अ फेब इज़ अ शॉर्ट स्टोरी टाइपिकली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, दे कन्वे ए मोरल लेसन। अगर हिंदी में देखें, इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज किस्सा, कि एक किस्सा सुनाया जाता है, एक शॉर्ट स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें हम एक एनिमल्स के कैरेक्टर को यूज़ करके हम एक मोरल लेसन कन्वे करते हैं। जैसे टोटोज एंड हेयर की, इसमें क्या होता है कि दिस फेब टीचेस दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस एज द स्लो टोटोइज अल्टीमेटली डिफीट्स द ओवर कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे जो खरगोश था वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है अपनी स्पीड को लेकर। वहीं पे जो टॉर्टोइज होता है वो क्या करता है, स्लो एंड स्टेडी उसकी रेस होती है, तो वो फाइनली वो उस रेस को जीत जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक मोरल स्टोरी हमें देखने को मिलती है कि हमें क्या है, स्लो बट स्टेडी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट फेब का एग्जांपल ले लेते हैं, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक शेफर्ड बॉय होता है जो कि सबको क्या है, झूठ झूठ बोल देता है कि जो वुल्फ है वो अटैक करती है उसकी शिप पे। ठीक है, कि उसने अटैक किया, लेकिन जब असलियत में वुल्फ एक्चुअली अपीयर होती है तो कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करता है। तो इससे हमें मोरल मिलता है कि वी शुड ऑलवेज बी ट्रूथफुल, है ना, एज लाइज कैन
लीड टू डायर कॉन्सिक्वेंस, जिसकी वजह से क्या है बहुत गंभीर परिणाम भी हमें भुगतने पड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी जैसे कि द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, बहुत कॉमन स्टोरी है। अ हंग्री फॉक्स ट्राइज टू रीच सम ग्रेप्स, है ना, मतलब वो कोशिश करती है उनको फैच करने की ग्रेप्स को, लेकिन वो फेल हो जाती है। तो लास्ट में कंक्लूड करती है कि ये ग्रेप्स जो हैं वो सोर हैं। तो ये जो फेबल है ये हमें क्या लेसन देती है? रेशनलाइजिंग वॉन्ट्स फेलियर की, जिसमें हम क्या है कि कोशिश करते हैं और जो चीज़ हमें हाथ नहीं आती तो हम उसका बहाना बना के कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं? फेब्स हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म जो है वो है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हम कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं कि पहले किसी ने कुछ बोला, लेकिन उसके बाद में सामने वाला बंदा जो बोल रहा है तो वो कोई क्वेश्चन ना बोल के बल्कि उसी का ही एक जैसे हम बोलते हैं ना, जिसको टोंट मार के ऐसे कोई स्टेटमेंट बोलना जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बल्कि उसमें वो टोंट मार के उसका आंसर दे रहा होता है। जैसे कि इसको पहले से पढ़ते हैं। ए रिटोरिकल क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर इफेक्ट और टू मेक ए पॉइंट रेदर दैन टू गेट एन आंसर। तो यहाँ पे क्या है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन जो है बोला जाता है एक इफेक्ट प्रदान करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें कोई आंसर नहीं दिया जाता। क्या है कि आस्क्ड फॉर इफेक्ट, या तो इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है या फिर टू मेक अ पॉइंट रेदर दैन टू गेट एन आंसर। ठीक है कि इसमें कोई आंसर नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं तो जैसे कोई बर्तन धो रहा होता है तो वो उससे पूछते हैं, सामने वाला बंदा पूछ लेता है बेटा क्या कर रहे हो, तो कैसा वो, अब जब उसको दिख ही रहा है कि वो बर्तन धो रहा है तो वो सामने वाला क्या ही बोलेगा कि दिख नहीं रहा बर्तन धो रहा हूँ, है ना। तो उसको वो किस लहजे में बोल सकता है, दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ, है ना। तो यही चीज़ क्या है, वो पूछ नहीं रहा, दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ, तो वो उससे सामने वाले से पूछ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो खुद बता रहा है कि तुझे नहीं दिख रहा कि मैं बर्तन धो रहा हूँ। तो वो इस चीज़ से सामने वाले को खुद एक तरीके से रिटोरिकल क्वेश्चन के थ्रू वो आंसर दे रहा होता है। अब यहाँ पे पहले एग्जाम्पल दे रखा है, हु डजेंट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा, वो सामने वाला को बता रहा है। ठीक है, अब मान लो कि दो बंदे हैं वो बात कर रहे हैं, तो पहला बोल रहा होगा कि भाई सभी लोगों को सक्सेस होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, तो अब सामने वाला, अब दूसरा बंदा क्या बोलेगा कि हु डजेंट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, कौन सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। ठीक है, तो वो ऐसे में पूछ नहीं रहा कि वो कौन सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, तो वो बता रहा है उसको कि भाई तू बता तो ऐसे रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतना सक्सेसफुल होना चाहिए। तो वो तो बता रहा है कि कौन नहीं चाहता सक्सेसफुल होना। अब जैसे सेकंड आंसर है इसमें कि आर वी नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स, कि क्या हम सब इंसान नहीं हैं। तो हो सकता है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा बोला हो तो जिससे वो क्या बोल रहा है कि तुझे लगता नहीं कि हम लोग इंसान हैं। अब जैसे कि वाई शुड आई केयर अबाउट देयर ओपिनियंस। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि, तो इसमें वो इससे अब ये किसी से पूछ नहीं रहा कि मुझे किसी के ओपिनियन का, उनके ओपिनियन का ध्यान क्यों रखूं या क्यों रखना चाहिए, वो पूछ नहीं रहा, वो बता रहा है कि मैं क्यों रखूं भाई, हैं, कि किसी के ओपिनियन का ध्यान मैं क्यों रखूं, उसका ध्यान क्यों रखूं मैं। तो वो खुद आगे चल के बता रहा है उस चीज़ को एक तरीके से टोंट मार के। नेक्स्ट टाइम, इजंट इट अ बिट लेट टू बी आस्किंग दैट, कि इसमें बोला गया है कि कुछ देर नहीं हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ये पूछ नहीं रहा कि कुछ देर नहीं हो गई क्या, तो वो बता रहा है कि तूने भाई बहुत देर बाद पूछा है इस चीज़ को, हैं। वैसे ही हम कई बार कैसे बोल देते हैं, ज़्यादा होशियार नहीं बन रहा तू। तो यहाँ पे क्या है कि होशियार नहीं बन रहा मतलब वो पूछ नहीं रहा उससे, वो बता रहा है कि तू है ना ज़्यादा ही होशियार बन रहा है। अब हम इसको याद करने की कुछ हल्की फुल्की ट्रिक लगाते हैं। जैसे हमने पहला वर्ड पढ़ा था क्लीशे, जिसका मतलब था कि किसी भी स्टेटमेंट को इतना ओवर यूज़ कर लेना कि उसकी ओरिजिनलिटी जो होती है वो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि वो आगे वाला कहना क्या चाह रहा होगा। ठीक है, तो एक्सेसिव रिपीटेशन जो होती है उसको हम क्लीशे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या है कि किसी भी वर्ड को इतना ज़्यादा यूज़ कर लेना
कि पहले ही पता लगा जा सकता है कि सामने वाला क्या कह रहा होगा। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? क्लीशे को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कल से, क्लीशे की साउंड ऐसे आ रही होगी ना, कल से क्लीशे, कल से, है ना। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि कल से हम कोई इस तरीके के क्लीशे वर्ड यूज़ ना करके हम कल से क्या है, नए वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। कल से हम कोई घिसा पिटा वाक्य यूज़ ना करके, कल से हम क्लीशे यूज़ ना करके हम कुछ नए वर्ड यूज़ करेंगे। तो समझ आ गया होगा कि क्लीशे मतलब कुछ ऐसे पुराने वर्ड्स या पुराने वाक्य जो हम रेगुलरली इतना यूज़ कर चुके हैं कि जिससे पहले ही पता लगाया जा सकता है कि क्या बोला जा रहा होगा। तो इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि कल से हम नए वाक्य यूज़ करेंगे कि कुछ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट वर्ड था हमारा बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा अलंकृत करके, है ना, इतना ज़्यादा पोम्पस लैंग्वेज यूज़ करना कि उसका जो रियल मीनिंग है वो ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। मतलब बढ़ा चढ़ा के कोई भी बात बोली जा रही है तो उसको हम बॉम्बास्ट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि याद करने के लिए कि जैसे कोई बॉम्ब होता है, बॉम्ब, तो जब वो ब्लास्ट करता है तो क्या हो जाता है, पूरा तहस नहस कर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बॉम्ब बॉम्ब मतलब कितनी बड़ी चीज़ होएगी, लेकिन अगर वो फुस निकल जाए तो मतलब वो ब्लास्ट ही ना करे तो क्या है, वो फुस्सड़ सी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास बॉम्ब है भाई, हमने इतनी बड़ी बात कर दी कि भाई मेरे पास इतना बड़ा बॉम्ब है, और जब चलाया तो वो फुस निकल गया, ठीक है। तो मतलब कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतना बड़ा फेंका, लेकिन बाद में इसका कोई असलियत ही नहीं निकली। हाँ, जैसे वो नेता होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन असलियत में मतलब उसका सेंस ही ख़त्म हो जाता है कि उसका अंत में वो ठोस नहीं रहता, उसका स्टेटमेंट इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। अब ये फेब को कैसे याद कर सकते हैं? फेब मतलब क्या था कि एक ऐसी स्टोरी जो कि एनिमल्स पे बेस्ड होती है और हमें मोरल लेसन्स देती है। तो फेब को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो जो हमने स्टोरी पढ़ी थी ये वाली, तो फोक्स एंड द ग्रेप्स, तो फोक्स एंड द ग्रेप्स की जगह हम इसको फेब की जगह सेब, सेब तो पता ही होगा ना, एप्पल, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, द फोक्स एंड द सेब। तो सेब मतलब फेब, तो फेब क्या है कि फोक्स को फेब सेब मिले नहीं और उसने क्या बोला, सेब तो खट्टे हैं। तो इस तरीके से फोक्स एंड द सेब से हमें फेब याद रह जाएगा। रिटोरिकल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि कुछ मतलब क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं है ना। रिटोरिकल मतलब होता है कि किसी के बोलने के बाद हम उसके बाद जो स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना, उसको रिटोरिकल बोल देते हैं। तो रिटोरिकल क्वेश्चन में हम लोग कोई क्वेश्चन ना पूछ के बल्कि उसी के ही कटाक्ष के रूप में उसका आंसर दे रहे होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।